हेलो किंग्स एंड क्वींस, थंबनेल देख के तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि एक्सप्लेनेशन का टॉपिक क्या है। सो लेट्स बिगिन। एक ऐसा नेटवर्क कनेक्शन जो कि बहुत सारे नेटवर्क को एक साथ कनेक्ट कर सके और बड़े से बड़े डेटा को छोटे छोटे पैकेट में डिवाइड करके उसके राइट डेस्टिनेशन तक पहुंचा सके। यार ये आइडिया था एक अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट लियोनार्ड किनरॉक का, जिन्होंने अपने एक पेपर में जिसका नाम था इंफॉर्मेशन फ्लो इन लार्ज कम्युनिकेशन नेट्स, उसमें उन्होंने इस थ्योरी का प्रपोजल रखा। इसके बाद विंडसर्फ और रॉबर्ट कैन ने, जिन्हें फादर्स ऑफ इंटरनेट कहते हैं, इन्होंने टीसीपी सूट बनाया जिससे डेटा की सेंडिंग और रिसीविंग हो सके और किस डेटा को रिसीव करना है या फिर सेंड करना है इसे अलाउ कर सके। ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, इसे टीसीपी कहते हैं। अमेरिका जो बाकी कंट्रीज को अपने कंट्री के कंपैरिजन में यहां देखता है और अपने कंट्री को यहां देखता है, उसे अपने DARPA के लिए यानी डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी के लिए एक ऐसा नेटवर्क चाहिए था जो कि एटॉमिक स्ट्राइक को भी झेल सके, यानी परमाणु हमले को झेल सके और उसके बाद भी कनेक्टिविटी बनाए रखे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। DARPA ने इसे डेवलप करने के लिए फंडिंग दी थी और क्योंकि स्पेशली ये इसी के लिए बना था, तो डेवलप होने के बाद इस नेटवर्क का नाम भी इसी के नाम से हुआ, DARPA नेट। लेकिन कुछ सालों के बाद इसका नाम DARPA नेट से चेंज करके ARPA नेट कर दिया गया और फिर से कुछ सालों के बाद ARPA नेट से DARPA नेट कर दिया गया। लेकिन नाम अदला बदली होने का सिलसिला यहां पे खत्म नहीं होता है, इसका नाम फिर से चेंज करके ARPA नेट कर दिया गया। अब यार देखो, नाम के पीछे ये सब क्यों हो रहा था ये तो वहां की गवर्नमेंट ही जानती है। तो जिस फील्ड के लिए इसे बनाया गया था उस फील्ड में ये यूज होने लगा, लेकिन इसमें भी एक लॉ था। जो गवर्नमेंट ऑफिस में काम करता और उसके पास गवर्नमेंट की सिक्योरिटी भी थी, वही इसे एक्सेस कर सकता था। फिर अमेरिका की डिफेंस ने वहां की मिलिट्री में काम करने वाले इंजीनियर्स और साइंटिस्ट के बीच मैसेज सेंडिंग एंड रिसीविंग का एक मीन डेवलप करवाया जिसे ईमेल कहते हैं। और ईमेल डेवलप होने के कुछ सालों के बाद ये वहां के एक नॉन गवर्नमेंट एजुकेशन नेटवर्क के साथ जुड़ गया जिसका नाम था यूजनेट न्यूज। उसके बाद ये धीरे धीरे कॉमनली यूज होने लगा और शुरुआती दौर के मुकाबले इससे और भी ज्यादा कंप्यूटर्स जुड़ने लग गए, जिसके बाद ये और भी कॉमनली यूज होने लगा और एक इंटरनेट का रूप ले लिया। सो किंग्स एंड क्वींस, हिस्ट्री पार्ट खत्म होता है, अब इसकी कनेक्टिविटी की टेस्टिंग करते हैं। ये नेटवर्क परमाणु हमले के इंपैक्ट को झेल सकता है, ये कंफर्म अभी तक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जब जापान की सिटी हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक स्ट्राइक हुई थी तब वहां पे इंटरनेट अवेलेबल नहीं था। और ये दोनों परमाणु हमला, यानी एक हिरोशिमा पर और एक नागासाकी पर, ये दोनों 1945 में ही हुआ और जापान में इंटरनेट आया था 1993 में। एटॉमिक स्ट्राइक हुई 1945 में और जापान में इंटरनेट आया 1993 में। तो हम लोग ये कंफर्म नहीं कह सकते अभी, अगर चेक करना है तो फिर मार दो। तो क्या सच में इंटरनेट एटॉमिक स्ट्राइक को झेल सकता है? हाँ तो कैसे, और अगर नहीं तो क्यों, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। स्टे कनेक्टेड किंग्स एंड क्वींस, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं जा रहा हूं, बाय।